हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीपल एलील। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इससे जो पिछली हमारी वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था मल्टीपल एलील के बारे में। तो मैंने बताया था कि आपको मैं मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल पढ़ाऊँगा। वहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स बताई थी, एक ब्लड की और एक आई कलर की। लेकिन आपके साइलेबस को फॉलो करते हुए हमें किसको एक्सप्लेन करना है? ब्लड को। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास ना यहाँ पे ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ना हमने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को देखना है, उसके बाद इसकी जेनेटिक बेसिस, उसके बाद इसका एक्सप्रेशन, उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडीज़ में डिफरेंस, उसके बाद है ट्रांसफ्यूजन और लास्ट पे एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ब्लड ग्रुप को फाइंड कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए भी, और आपकी लाइफ में आप रहते हैं, कौन सा शख्स किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, और एक्टिविटी बड़ी जो है वो कमाल की चीज़ है। तो ये आप देखें वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की। तो स्टूडेंट जो ब्लड है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये 1901 में एक साइंटिस्ट था लैंडस्टीनर। ये जो लैंडस्टीनर था इसने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया, और आपको शायद पता हो कि मंकी के ऊपर रिसर्च करते हुए इसने ये ब्लड ग्रुप कहा यह जाता है कि डिस्कवर्ड किया। और इससे पहले मैंने आपको कोडोमिनेंस के अंदर एक ब्लड ग्रुप पढ़ाया था जिसका नेम था एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। और जो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो लैंडस्टीनर और एक लेवन साइंटिस्ट था, दोनों ने मिलकर डिस्कवर्ड किया था। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताई भी थी और थोड़ी सी मैं आपको ज़रा फिर बता दूँ कि एंटीजन जो है ये क्या होती है। स्टूडेंट मेरे पास ना ये एक स्ट्रक्चर है और ये है रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये आरबीसीज भी हम इसको कहते हैं। आपको पता है कि एक टाइम के बाद रेड ब्लड सेल के अंदर से न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट या डीजनरेट या ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे रेड ब्लड सेल भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो रहता है। कैमल के सेल्स के बारे में, और इसी तरह कुछ और हमारे पास रेप्टाइल के सेल्स होते हैं जिनके रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस गायब नहीं होता, न्यूक्लियस ख़त्म नहीं होता। ठीक है जी। और फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी है, जो 14 चैप्टर ट्रांसपोर्ट वाला था उसमें आपने ब्लड की कंपोजिशन में पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल की लाइफ कितनी होती है या कब तक जिंदा रहता है। 4 मंथ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ में 4 मंथ सम डेज लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो रेड ब्लड सेल है ना, इसकी आपको ये बाहर नज़र आ रही है इसकी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल का सेल है तो सेल वॉल तो इसमें होगी नहीं। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने ग्रीन कलर की कुछ स्पाइक्स ही बनाई हुई हैं। ये जो ग्रीन कलर की स्पाइक है, इन स्पाइक को हम कहते हैं एंटीजन। ये स्पाइक हैं जी एंटीजन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप तमाम स्टूडेंट को पता है कि जब भी एक डाईप्लाइड सेल की बात करें, पिछली वीडियो में मैं डिस्कस करके आया हूँ, एक डाईप्लाइड सेल की बात करें, उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर जो जीन होती हैं वो एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म जिसको हम अलील कहते हैं। तो रेड ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए भी किसी भी बॉडी के अंदर कितनी अलील होती हैं? 2। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जो भी अलील होगी ना, अलील बेसिकली किसके अंदर है? क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। जो अलील यहाँ पे होगी वही इसका एंटीजन होगा। समझ आ रही है? वही इसका क्या होगा? एंटीजन। तो इसका फिर मुझे ये बताएं कि जो लैंडस्टीनर ने जब ये डिस्कवर्ड किया तो उसने ये बताया ऐसा रेड ब्लड सेल जिसकी एंटीजन ए होगी उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। शाबाश। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए ब्लड ग्रुप। इसके बाद अगली बात सिंपल सी, जिसमें बी एंटीजन होगी उसका ब्लड ग्रुप जो है वो होगा बी। ठीक है जी। दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो गई। और कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें एंटीजन, ये जो बाहर स्पाइक नज़र आ रही हैं,
ये ए बी होती हैं, ए भी एंटीजन होता है और बी भी एंटीजन होता है। ऐसे लोग जो हैं उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है जी, ये मैं किसकी कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ लैंड स्टीनर का। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट कुछ ऐसे हमारे पास ब्लड ग्रुप भी हैं जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती, ना ए एंटीजन होती है ना बी एंटीजन होती है। ठीक है, ना ए और ना ए बी एंटीजन हो, तो ऐसे ब्लड ग्रुप जो हैं उनको हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो फिर मुझे ये बताएं कि टोटल आपके पास कितने ब्लड ग्रुप बन गए? 4। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है जी, ये 4 हैं। ये मैंने बताई है फिनोटाइप। क्या बताया है? फिनोटाइप। अभी मैं इसकी फिनोटाइप नहीं, अभी हम जो आगे जा रहे हैं ना वो है इसकी जीनोटाइप। होता इस तरह है कि 1925 में एक साइंटिस्ट है जिसका नेम है बार्नस्टीन। ये जो बार्नस्टीन है ना, बार्नस्टीन ने स्टूडेंट ये जो ब्लड ग्रुप है इसकी जीनोटाइप को बताया, इसकी जेनेटिक्स को बताया कि ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप क्या है, मीन के कौन से जो जीन हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो बार्नस्टीन है इसने कहा कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर 9 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है जी, इसने कहा जी क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर ना एक जीन है आई, और जीन आई की 3 एलील हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर किसी भी जीन की 2 से ज़्यादा एलील हों तो वो उसको हम किस ज़िमरे में लेते हैं? मल्टीपल एलील के अंदर। तो एक फिर हमारे पास ये हो गया कि इसकी कितनी एलील हैं? इसकी एलील हो गई जी 3। तीनों के मैं यहाँ पे नेम भी लिख देता हूँ ताकि आपको ज़रा थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि स्टूडेंट एक जो है आई ए, एलील आई ए, दूसरी है आई बी और तीसरी एलील है स्मॉल आई। तो बताएं फिर मुझे कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर 9 है उस पे जो जीन आए जो आपके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है उसकी कितनी एलील होगी? 3, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है जी, ये क्या है, क्या मैंने बताई है? जेनेटिक बेसिस। ये मैंने क्या बताई है? जेनेटिक बेसिस। पहले मैंने क्या बताई है? इसकी डिस्कवरी। अभी क्या मैंने बताया है? इसकी जेनेटिक बेसिस। तो स्टूडेंट जेनेटिक बेसिस के बाद ना नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन का। अच्छा, एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना है मैंने, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे पास ना आपको पता है कि एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ज़ाइगोट। ठीक है जी, यहाँ पे हम ज़ाइगोट को लिख लेते हैं। और आप तमाम स्टूडेंट को पता है कि ज़ाइगोट कब और कैसे बनता है। ज़ाइगोट स्टूडेंट बनता है किस किस के? 2 सेल्स हैप्लॉइड सेल के मिलने से। एक उसमें जो सेल्स होता है उसको हम बोलते हैं एग, और एग के साथ जो दूसरा सेल होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। एग और स्पर्म जब आपस में दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद उससे क्या बनता है? ज़ाइगोट। ज़ाइगोट कहाँ पे है? माँ के पेट के अंदर, वॉर्म के अंदर। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करता है? एंटीजन पे। तो एंटीजन या ब्लड ग्रुप जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है बेबी की बर्थ से पहले पहले। आगे एक डिजीज़ भी मैं पढ़ाऊंगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, उसके अंदर हमें पता चलेगा कि वाकई ही ब्लड ग्रुप जो है वो अभी बेबी माँ के पेट में होता है तो वो क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है जी, तो फिर अगर आपको भी ये क्लियर हो गया है तो मैं फिर बता देता हूँ आपको कि जो हमारे पास बेबी है ना, एक तो उसकी बेबी की जो बर्थ है उस बर्थ से पहले ही जो है वो ब्लड ग्रुप असाइन कर दिया जाता है कि इस बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है। लेकिन ब्लड ग्रुप किस पे है? एंटीजन की बेस पे। लेकिन जो एक और चीज़ है जिसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो हैं ये बेबी की बर्थ से पहले डिफाइन नहीं होती, एंटीबॉडीज़ बनती हैं बेबी की बर्थ के बाद। और एंटीबॉडीज़ के बारे में मैं बताता हूँ कि एंटीबॉडीज़ पूरी ज़िंदगी बनती रहती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अभी भी बहुत सी एंटीबॉडीज़ बनती हैं।
आपने पढ़ा नहीं है बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, आपका इम्यून सिस्टम जो है उसके मुखालिफ एंटीबॉडीज़ बनाता है जिससे जो है आप उसके साथ फाइट करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इम्यूनिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, तो वहाँ पे आपको एंटीबॉडीज़ का बड़ा अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा मैं सिंपल सा पॉइंट लिख देता हूँ कि जो एंटीबॉडीज़ है ना उसकी फॉर्मेशन जो है ये वक्त के साथ होती रहती है, सारी ज़िंदगी जो है जो चलती रहती है। ठीक है जी। तो डिस्कवरी भी हो गई, जेनेटिक बेसिस भी हो गई और एक्सप्रेशन भी हो गया। तो फिर हमारे पास वही एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ की आ गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना आपको चंद रेड ब्लड सेल बनाने पड़ेंगे। ये मैं ना छोटे छोटे रेड ब्लड सेल बना रहा हूँ और रेड ब्लड सेल्स को बनाते बनाते ना मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। क्या एक मैंने लिख दिया स्टूडेंट, इधर ही लिख देता हूँ। एक मैं लिखता हूँ जी ब्लड और ब्लड के आगे लिखता हूँ माइनस सेल बॉडी इज इक्वल टू होता है जी प्लाज्मा। ठीक है जी। जब हम ब्लड से सेल बॉडी को निकाल लेना, सेल बॉडी में कौन कौन सी आती हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो पीछे जो चीज़ बचती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है ना, इस प्लाज्मा से माइनस कर दें जो हमारे पास लार्जर प्रोटीन होती हैं। लार्जर प्रोटीन कौन सी, क्लॉटिंग प्रोटीन जो होती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स के तौर पे काम करती हैं। जिस तरह प्लेटलेट्स नहीं होते उसके साथ कुछ फिब्रिनोजिन प्रोटीन्स होती हैं, आपने ये पढ़ी होंगी। तो ये अगर हम निकाल दें बॉडी से, मतलब कि लार्जर प्रोटीन निकाल दें, तो जो पीछे चीज़ बचेगी उसको हम बोलते हैं सीरम। ये दो चीज़ों में डिफरेंस याद रखना है। प्लाज्मा और सीरम क्या होते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ के अंदर से ब्लड से सेल बॉडीज़ निकाल दें, मीन के वाइट रेड ब्लड सेल वगैरह निकाल दें तो प्लाज्मा से जब हम लार्जर प्रोटीन मीन के क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दें तो पीछे क्या रह जाता है, सीरम। अच्छा, हम बात कर रहे थे एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ की। मेरे पास ना ये ब्लड है, ब्लड के ड्रॉप्स हैं। ठीक है। और एक सेल का मैंने आपको ये बता दिया कि जब आप एक रेड ब्लड सेल को देखते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइक होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। अब ये जो स्पाइक हैं ये बेसिकली डिपेंड करते हैं जेनेटिकली इसके ऊपर कि जिस तरह की जेनेटिक्स होगी उसी तरह के जो है उसके ऊपर स्पाइक बनते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, अब एंटीजन तो फॉर्म्ड हो गई थी बेबी के अंदर, मीन के बिफोर बर्थ, अभी वो डेवलपमेंट कर रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जो रेड ब्लड सेल है ना, बर्थ के बाद ब्लड के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन बन गई जो एंटीबॉडीज़ के ऑपोजिट होती हैं, सॉरी एंटीजन के क्या होती हैं, ऑपोजिट। उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीजन जो है, फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसका जी एंटीजन है जी ए, एंटीजन है ए, बताएं जी उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो एंटी एंटीजन होंगी, मतलब एंटी का मतलब मुखालिफ, एंटीजन के मुखालिफ। तो एंटी एंटीजन जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। और वो हमारे उस शख्स के रेड ब्लड सेल की एंटीजन के अपोजिट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। समझ आ गई एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की। ये भी मैं बता देता हूँ कि वो एंटी क्यों है। ठीक है, जब मैं ट्रांसफ्यूजन अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ तो उसमें मैं बताता हूँ कि ये क्यों मुखालिफ हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करते जाएं। ट्रांसफ्यूजन में हमने ये देखना है कि कौन सा मैन, कौन सा मेल, कौन सी फीमेल किसको ब्लड दे सकती है और किसको नहीं दे सकती। ब्लड देते वक्त हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ ब्लड के, कि ब्लड का कॉम्बिनेशन क्या क्या है, ब्लड हमारे पास टोटल कितनी टाइप का है। तो हमारे पास जो है या तो किसी का ए ब्लड ग्रुप होगा, ए नहीं है तो फिर उसका क्या होगा, बी होगा। अगर बी भी नहीं है तो फिर उसका क्या होगा, ए भी होगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर उसका क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो हमारे पास टोटल फिर कितने ब्लड ग्रुप हो गए, 4। ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि ए वाला जो है वो ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, सॉरी ब्लड किसको दे सकता है। तो मुझे यहाँ पे 4 एरो जो हैं वो लगा लेने दें ताकि मैं आपको इसको ईज़िली जो है वो समझा दूँ और आप जो है ईज़िली इसको अंडरस्टैंड भी कर पाएँ। अच्छा जी स्टूडेंट, देखें पहले तो मुझे ये बताएं कि
ए जो है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी एंटीजन क्या होगी? ए, और एंटीबॉडी क्या होगी? बी। समझ आ रही है? जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी एंटीजन ए होगी, तो बॉडी जो है वो उसके अपोजिट होती है, वो क्या होगी? बी। समझ आ रही है? तो ये जो ए वाला है ना, पहली तो बात ये है कि ये ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है क्योंकि दोनों का सेम है, दोनों की एंटीजन भी सेम है, दोनों की एंटीबॉडी भी सेम है। इसके साथ ये ए बी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो ए बी वाला है ना, इसकी एंटीजन तो ए बी है लेकिन इसकी एंटीबॉडी नहीं होती। मेरी काबिल और बात है, ए बी वाला जो है इसकी एंटीजन क्या है? ए बी, लेकिन इसकी एंटीबॉडी नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि देखें, अगर ये इसकी एक एंटीजन ए है, एक एंटीजन बी है, मैंने यहाँ पे बताया था जिसकी एंटीजन ए होगी वो एंटीबॉडी बनाएगा, ये ए वाला एंटीबॉडी क्या बनाएगा? बी, और बी वाला एंटीबॉडी क्या बनाएगा? ए। अब ये ए इसके सेम है, ये बी इसके सेम है, ये दोनों इसके साथ कोएगुलेशन करेंगी और ब्लड जम जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, कैपिलरीज के अंदर कोएगुलेशन हो जाती है। समझ आ रही है? अब समझ आइए कि एंटीजन जो है उसके अपोजिट एंटीबॉडीज क्यों होती हैं। ठीक है जी, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है ए और ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी की एंटीबॉडी है नहीं है, इसलिए वो इसको दे सकता है। तो सेम अगर यही मैकेनिज्म हम अगले पे अप्लाई करें तो बी वाला बी को दे सकता है, या फिर इसके साथ ए बी को दे सकता है। ए बी वाला जो है ये ज़ाहिरी बात आपको ए बी को दे सकता है। ओ जो है, ओ के बारे में बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ है कि ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को तो ये देता ही देता है ना। ठीक है, अब मुझे एक तो ये चीज़ बताएं कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर एक से ब्लड ले रहा है? ए बी। ठीक है जी, उसने देखें ए से भी लिया, बी से भी लिया, ए बी से भी लिया, ओ से भी लिया। तो ऐसे ब्लड ग्रुप जो हर एक से ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब कि हर एक से ब्लड ग्रुप ले लेते हैं, उन्होंने किसी से ब्लड छोड़ा नहीं है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर एक को ब्लड दे सकता है? ओ वाला। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। जो हर एक को ब्लड ग्रुप दे सके, ब्लड दे सके, मैं बार बार ब्लड ग्रुप बोलता हूँ, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है जी, अब यहाँ पे ना एक चीज़ थोड़ी सी ये जहन नशीन कर लें। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, बी में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, ए बी में एंटीजन ए बी है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। ओ जो है ना, इसमें एंटीजन कोई नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही हैं। अब यहाँ पे ये वाला यही पॉइंट आपको क्लिक करना है। देखना ज़रा इसको, ज़रा आप ना थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा गौर करें कि अगर लेट्स सपोज मेरा ब्लड ग्रुप है जी ओ, ठीक है जी, फिर तो मैं हो गया ना यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। मेरा अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो मेरी बॉडी के अंदर एंटीजन नहीं है, मेरे रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन सरफेस के ऊपर नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज हैं जी हैं। मेरी बॉडी के अंदर ए बी एंटीबॉडी है, बी भी एंटीबॉडी है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एंटीबॉडी हैं, उन्होंने कौन सा जाके एंटीजन के साथ कोएगुलेशन करनी है, क्योंकि एंटीजन तो है ही नहीं है ब्लड की सरफेस के ऊपर। तो मेरा ब्लड ग्रुप जब ए वाले को देंगे, किसको देंगे? ए वाले को। तो ए में मुझे ये बताएं, ए के अंदर एंटीजन ए है तो मेरा ओ ब्लड ग्रुप है, मेरे अंदर एंटीबॉडी ए है कि नहीं है। अब मेरे वाली एंटीबॉडी ए इस एंटीजन ए के साथ कोएगुलेशन तो कर सकती है। समझ आ रही है? तो इसलिए ये बात बताई जाती है कि ओ ब्लड, पहले तो हमारी कोशिश होती है ए ही ढूंढे, लेकिन जब ए ना मिले तो फिर हमें ज़िंदगी बचाने के लिए ओ ब्लड ग्रुप लगाया जाता है, और बहुत थोड़ी अमाउंट में। तो अक्सर स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर वो जो ओ ब्लड ग्रुप है उसकी जो एंटीबॉडी है वो कहाँ पे जाएंगी? तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि स्टूडेंट वो हम बहुत ही थोड़ा ओ ब्लड ग्रुप लगाते हैं बंदे की ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन जो ओ की एंटीबॉडी होती है ना वो इतनी कम अमाउंट में होती है कि वो हमारे अगले बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर जाकर बहुत ही
एक तो वो हो जाती है डाइल्यूट, दूसरा जब वो ब्लड जो कैपिलरीज और टिश्यू में मूव करता है तो वो एंटीबॉडी वहाँ पे डिजॉल्व हो जाती है टिश्यू के अंदर जाकर, ख़त्म हो जाती है वो ऐसे ऐसे एंटीबॉडी। समझ आ गई है? अच्छा, अब यहाँ पे ना सेम वही बी के साथ ये केस है, वही ए बी के साथ। अब मुझे एक चीज़ बताएं, ए बी ब्लड ग्रुप जो इसका है उसके अंदर रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन होगी ए बी के नहीं होगी, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि उसमें ए बी वाले में दोनों ही अलील ए बी होंगी, उसकी सरफेस के ऊपर दोनों ही एंटीजन है, ए भी है बी भी है। लेकिन जब ए बी वाले को हम ओ ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो आपको पता है ओ ब्लड ग्रुप के अंदर तो दोनों एंटीबॉडी हैं, ए भी है बी भी है, दोनों के चांस हैं कि उसकी एंटीजन के साथ कोएगुलेशन करें। समझ आ रही है? तो फिर बात वही आती है कि ओ ब्लड ग्रुप हम तब लगाते हैं जब हमें ए बी का अल्टरनेट ए बी नहीं मिलता, और ओ फिर ज़्यादा अमाउंट में लगाएंगे? नो, बहुत थोड़ी अमाउंट में लगाते हैं ताकि जो ओ की एंटीबॉडीज हैं वो डिफ्यूज़ हो जाएं, टिश्यू के अंदर डिजॉल्व हो जाएं, वो नुकसान ना हो। समझ आ रही है? तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ फिर आप जहन में रखें कि हमारे पास अगर ए ब्लड ग्रुप है ना, अगर मैं वो बी को लगा देता हूँ, क्रॉस मैच हो गया ना, सेम तो नहीं है। अब मुझे ये बताएं, ए के ऊपर एंटीजन ए है, बी की एंटीबॉडी ए है, बी जो ब्लड ग्रुप है, बी वाला जो ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जांपल देखें ना, अगर मैं यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बना के आपको समझाऊं कि मेरे पास अगर ए ब्लड ग्रुप है, ए वाला जो है मैं लगाता हूँ बी वाले को, ठीक है जी। अब ये जो ए है ना, ए की एंटीजन जो है वो है जी ए, और इसकी जो एंटीबॉडी है वो है जी बी। ठीक हो गया? इसी तरह जो बी ब्लड ग्रुप है ना, जब आप बी ब्लड ग्रुप को देखते हैं ना, मैं यहाँ पे इसको ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको, अब हमारे पास ना यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप है, ये जो बी ब्लड ग्रुप है इसकी जो एंटीजन जो है वो होगी बी, और इसकी जो एंटीबॉडी है ना वो एंटीबॉडी होगी ए। ये पहले मैं बता चुका हूं। अब देखें, जब मैं ए ब्लड ग्रुप बी को लगाऊंगा ना, तो जो ए ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी बी है ना, वो बी ब्लड ग्रुप की एंटीजन बी के साथ कोएगुलेशन कर जाएगी, और एंटीजन ए जो है वो एंटीबॉडी उसकी बी के साथ कोएगुलेशन कर जाएगी। इसको कहते हैं क्रॉस मैच, और वो इंसान सडनली उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा, कोई डिलीवरी का केस है या ट्रॉमा सिचुएशन में किसी बंदे को कोई जख्म आया या कट लग गया तो उसका ब्लड ब्लीड हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई उसके अंदर, तो फिर उसको जो ब्लड देने से पहले चेक करवाया जाता है कि डॉक्टर को चेक करवाएं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, करवाने के बाद फिर वो जो है उसको लगाया जाता है। समझ आ रही है? तो कुछ केसेस में हमें ये होता है कि किसी शख्स को हम प्लाज्मा लगाते हैं, कुछ को हम सीरम लगाते हैं, वो एक अलग सिचुएशन है, उनको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे। तो यहाँ पे ना मैंने ट्रांसफ्यूजन के बारे में ज़रा थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया। अच्छा चलें जी, मैं आपसे पूछता हूँ अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, ए बी मतलब ये ब्लड ग्रुप बनते कैसे हैं। देखें जी, मेरे पास ना ये एक क्रोमोसोम है, एक ये है जी दूसरा, दो कम्बिनेशन हो गए। इसी तरह जी इधर भी मैंने एक बना दिया क्रोमोसोम, और इसके साथ जो है दूसरा मैंने बना दिया क्रोमोसोम। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर एक अलील ए है और इधर भी एक अलील है। बताएं जी ब्लड ग्रुप उसका क्या होगा? ए। शाबाश। और ये बताएं, ये ए उसकी एंटीजन है या एंटीबॉडी है? एंटीजन। ठीक है जी। अब ये मेरे पास जो है बी ब्लड, इधर दोनों अलील बी हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। शाबाश, समझ आ गई है? अच्छा, इसका अगला कॉम्बिनेशन मैं बनाता हूं। अगला कॉम्बिनेशन क्या है कि यहां पे मैं ना दो क्रोमोसोम बना दिए, ये जो दो क्रोमोसोम है। अब स्टूडेंट ये जो दो क्रोमोसोम मैंने बनाया ना, इसके ऊपर एक के ऊपर ए अलील है, दूसरे पे बी अलील है। बताएं जी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बी। शाबाश। ठीक है जी, ए बी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ओ ब्लड ग्रुप क्या कब आता है, क्योंकि दो क्रोमोसोम, मैं होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहा हूं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम दो है मेरे पास। ठीक है। इसके ऊपर अगर दोनों पे अलील स्मॉल आई होगी तो उस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा उसको हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप।
क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। एक चीज़ और आप जो है यहाँ पे जहन में रखिएगा कि हमारे पास ना यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हैं ये वाले, और इसी तरह 2 जो हैं वो हैं ये वाले। देखें जी, मेरे पास एक एलील है कैपिटल ए स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो कैपिटल ए है ये डोमिनेंट हो जाएगी और ब्लड ग्रुप आ जाएगा ए, इसमें कैपिटल बी डोमिनेंट हो जाएगी और ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, बी। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन होगा फिर क्या ब्लड ग्रुप है, ये कॉम्बिनेशन होगा फिर क्या ब्लड ग्रुप है, ये कॉम्बिनेशन होगा फिर क्या है, ये कॉम्बिनेशन होगा फिर क्या है। सिर्फ ये है कि ये होमोजाइगस बी है, ये होमोजाइगस ए है, ये हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। तो एक चीज़ मुझे ये बताइए, जो स्मॉल आई है ये डोमिनेंट उसकी अलील है या रिसेसिव? रिसेसिव, क्योंकि इस दोनों केस में इसने रिसेसिव जो है अपने आप को शो किया। अच्छा जी, तो स्टूडेंट मैंने ट्रांसफ्यूजन के बारे में बता दिया। एक मैं एक्टिविटी आपको करवाता हूँ, आपकी बुक में भी है। एक्टिविटी क्या है कि एक वर्ड है जिसको हम मैटरनिटी रूम कहते हैं, ठीक है जी। मैटरनिटी रूम क्या है कि अगर ना किसी हॉस्पिटल में जाएं, ये डिलीवरी हॉस्पिटल जो होते हैं गायनाकोलॉजिस्ट, वहाँ पे वो एक रूम होता है, जो ही बेबी की बर्थ होती है ना, बेबी को उस रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उस रूम का टेम्परेचर, उस रूम का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से डिफरेंट होता है। वो तकरीबन मदर की वार्म वाला टेम्परेचर और उस तरह का सिचुएशन उसमें क्रिएट की जाती है, ताकि जो ही बेबी की बर्थ होती है तो वो जो है ज़रा उसको वही क्लाइमेट मिले। तो उस रूम को हम बोलते हैं मैटरनिटी रूम, ठीक है। अब क्या हुआ, गौर से सुनना ज़रा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इससे आपको पता चलेगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ पे ना एक नर्स है, उसने एक बच्चा उधर से उठाया, डिलीवरी हुई उसकी, उसको मैटरनिटी रूम में रखा। एक और बच्चा है, उसको भी उठाया, उसको भी मैटरनिटी रूम में रखा। रखने के बाद ना अब वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए हैं, ठीक है। पता नहीं चल रहा, क्योंकि अब बच्चे छोटे होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो कैसे जो है। और यहाँ पे ये भी बड़ा पॉइंट है कि अक्सर डिलीवरी में डॉक्टर नर्सेज जो हैं वो आपस में बच्चे मिक्स कर देते हैं। एक पेयर है, उनके यहाँ बेबी पैदा हुआ, मेल बेबी, उसको फीमेल वालों को दे दिया और फीमेल वो जो लड़की है वो उनको पकड़ा दी। ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए बहुत से लोग पहले ही अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, चेक करवा लेते हैं कि बर्थ बेबी की मेल की है या फीमेल की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो बच्चा मिक्स हो गया। अब 2 बच्चे हैं, एक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बेबी 1 और बेबी 2। बेबी 1 का ब्लड ग्रुप बी है। अच्छा, दोनों जब मिक्स हुए ना, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। एक कहते हैं जी हमारा मेल है, दूसरे कहते हैं जी मेल बेबी हमारा है, ठीक है, क्योंकि मेल ज़ाहिरी बात। अच्छा, बेबी 1 जो है, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने कहा अच्छा हम चेक करते हैं इसको, फिर बताएंगे कि क्या सीन है यहाँ पे। वो जो बेबी 1 है उसका ब्लड ग्रुप बी है, और जो बेबी 2 है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। बेबी 1 जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो बेबी 1 का ए, और जो बेबी 2 है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। अब देखना कि सीन क्या होता है, जो बेबी 2 है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। अब देखना क्या है, दोनों बेबी का ब्लड ग्रुप चेक हो गया। दोनों बेबी का ब्लड ग्रुप चेक होने के बाद यहाँ पे मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये जो हमारे पास एक तो हो गया जी बेबी 1। अब यहाँ पे देखना, आप मेरी सच्चाई को भी देखें, जो मेरी सच्चाई है वो बुक्स भी एक्सप्लेन करती हैं, वो जो है बायोलॉजी एक्सप्लेन करती है। मिस्टर बिलाल की सच्चाई को ज़रा आप गौर से सुनिएगा। अच्छा जी, बेबी 1 का हो गया जी ब्लड ग्रुप बी, और बेबी 2 का होगा जी ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम हो गया, एक कहते हैं जी वो मेल वाला हमारा है, दूसरा कहते हैं जी हमारा है। हुआ क्या जी, मिस्टर जो है हारिस और उसकी वाइफ, मिस्टर हारिस और उसकी जो वाइफ है, उनका ब्लड ग्रुप चेक किया गया। एक का जो है ए ब्लड ग्रुप है, मिस्टर हारिस का फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप है, और जो उसकी वाइफ है ना उसका ब्लड ग्रुप है जी ए बी। ये दोनों का चेक हो गया। उसके बाद है मिस्टर और मिसिस बिलाल, ठीक है। जो मिस्टर बिलाल और उसकी वाइफ है, इन दोनों का ब्लड ग्रुप है जी बी, सॉरी ए, ठीक है जी। दोनों का, उन दोनों का है जी ए बी ए, इधर दोनों का क्या है
कैपिटल ए सर ए, ठीक है। अब इस बेबी का मसला है ओ वाले का, इस बेबी का मसला है, ठीक है। मतलब कि ये जो ओ वाला बेबी है ना, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ये बेसिकली मेल था, ये जो है ये थी फीमेल। अब ये कह रहे हैं, हारिस कह रहा है कि ये हमारा बेबी है, बिलाल कह रहा है ये हमारा बेबी है। बच्चों का दोनों का टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद उन्होंने दोनों पेयर जो हैं उनका किया सैंपल, करने के बाद क्या हुआ, मिस्टर हारिस और उसकी वाइफ का ये ब्लड ग्रुप आया, बिलाल और उसकी वाइफ का ये ब्लड ग्रुप आया। अब मुझे ये बताएं कि किसके ओ ब्लड ग्रुप जो है, किसके चांस हैं कि इनके घर में ओ ब्लड ग्रुप हुआ होगा। देखें, वो मिस्टर बिलाल और मिसेस बिलाल के चांस है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि IA स्मॉल आई स्मॉल आई, ये देखें इसमें दूसरा एलील नहीं है, इसमें दूसरा है B, तो इसमें स्मॉल आई का तो सीन ही नहीं है। इसमें एक स्मॉल आई हो सकता है, दूसरा स्मॉल आई तो है ही नहीं। तो इसमें जो है इनके साथ एक कैपिटल ए, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए दो एलील हैं। इसमें एक कैपिटल ए है, दूसरा स्मॉल आई, इसमें एक कैपिटल ए है, दूसरा स्मॉल आई। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा बेबी में जाकर, तो वो बच्चा कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगा? ओ। तो फिर ये बेबी किसको दे दिया गया? मिस्टर एंड मिसिस बिलाल को। तो फिर ये क्लियर हो गया हमारे पास। तो स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक जो है आज कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक चीज़ और है, वो चलो मैं बता दूँ, मेरे जहन में नहीं थी। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं सेक्रीटर्स। सेक्रीटर्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी में जो डिफरेंट सेक्रीशंस होती है, जिस तरह सलाइवा वगैरह कुछ, ये जो एक जीन सेक्रीटर है, ये आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर 19 पे पाया जाता है। सेक्रीटर जीन जिसका काम है आपकी बॉडी में सेक्रीशंस करवाना, और उसके अंदर भी एंटीबॉडीज होती हैं। जिस तरह हमारा सलाइवा नहीं होता थूक, इसके अंदर भी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। तो कभी आपने गौर किया हो, जब आप छोटे होते थे, गिरते थे, तो वहाँ पे आप जो है अपना सलाइवा लगाते थे, ठीक है। तो वो जो सलाइवा लगाते थे, अभी हमें फिर समझ आई कि सलाइवा के अंदर भी बेसिकली एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो है वो स्वेलिंग सी हो जाती है। ये जो आए, इसमें जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होने के बाद हम जो है क्या करते हैं कि वो हमारे जो पुराने बुजुर्ग हुआ करते हैं, वो कहते हैं सुबह उठते ही सलाइवा जो है वो यहाँ पे लगाया करें, वो ठीक हो जाएगी। वो होता है इस तरह के सारी रात जो है हम मुंह खोल के या बंद करके सोए होते हैं, सिक्रीशंस हुई होती है, उस सिक्रीशंस के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। सुबह उठते ही हम जो है जब लगाते हैं तो बहुत से जरासीम जो है वो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्रीटर। ये जीन जो है कहाँ पे पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर 19 पे। इसके अंदर भी एंटीबॉडीज हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में और बेशुमार सिक्रीशंस हैं जिसका काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। तो इसके अंदर जो भी चीज़ है मैंने आपको सारी की सारी बता दी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप मुझसे पूछ लें। तो स्टूडेंट, हम अपनी वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए थैंक